तो दोस्तों कुछ ही दिनों में आपका सोशल साइंस को लेकर एग्ज़ाम शुरू होने वाला है यहाँ पर। और यहाँ मैं आज इस वीडियो में आपको सोशल साइंस को लेकर कुछ जरूरी क्वेश्चन आंसर है जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांस रखते हैं। और साथ साथ यहाँ पर आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो सोशल साइंस को लेकर जो क्वेश्चन पेपर आता है पूरा किस हिसाब से आता है, उसमें कितने मैप वाले सवाल आते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं और कितने हमारे पास सब्जेक्टिव सवाल यहाँ पर हमारा पर आते हैं। तो इन चीज़ों को आपको बताऊंगा। साथ में यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही हमारा प्लेलिस्ट में आपके सोशल साइंस को लेकर जितने भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर वाइज सारे मैं आपको करा चुका हूँ। अगर आप उनसे अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ऐसे में आपका सोशल साइंस में पास होना पक्का। जी हाँ, तो यहाँ पर हमारा पास सोशल साइंस में जितने भी चैप्टर बनते हैं हर चैप्टर से ऑलमोस्ट हर चैप्टर से जो भी टॉप मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कराए गए हैं। गिनती क्वेश्चन कराए गए हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर क्वेश्चन क्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको कुछ ही क्वेश्चन कराए जो आपके एग्जाम में आने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक क्वेश्चन पेपर है किस हिसाब से आता है विद सॉल्यूशन यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे जो चैनल है शर्मा टेक सेंटर एक ऐसा चैनल है जो आंसर की हेल्प करता है, ऑथेंटिक हेल्प करता है सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अपना जान लेते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है किस हिसाब से आता है। तो यहाँ पर मैं आपको बात करना चाहूँ तो यहाँ पे हमारा पास का जो क्वेश्चन पेपर आता है पूरा 100 मार्क्स का आता है, जिसके लिए आपको मिलते हैं अपना 3 घंटे। तो 3 घंटे आप में आपको अपना पूरा 100 मार्क्स का अपना क्वेश्चन पेपर आपको करना होता है, और जिसमें आपको पास होने के लिए कम से कम अपना जो है कि 27 नंबर आपको चाहिए। बाकी 20% इसमें आपके जो होते हैं वो आपके होते हैं असाइनमेंट के। तो यहाँ पे हमारा अगर लगभग आप अपना 27 नंबर ले आएंगे। बाकी आपका जो TMA हमारा बनता है, इस TMA में अगर यहाँ पर आपको जो कि 20 नंबर का होता है तो 20 नंबर में से ही आपको यहाँ पर मार्क्स दिए जाते हैं। अगर इस 20 में से अगर आपके 7 नंबर भी आ जाते हैं, बाकी अगर आपके थ्योरी में 27 नंबर भी आ जाते हैं तो इन दोनों को मिलाकर आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा बात करते हैं कि यहाँ पे हमारा पास क्वेश्चन के हिसाब से हमारा पर आना है। तो अगर यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पे हमारा पास शुरू में आपका मैप वाला सवाल जरूर आएगा जो कि हमारा बनता है लगभग 4 नंबर का। और जैसे यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है यहाँ पे हमारा पर कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को रेखांकित यानी कि दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। जैसे भारत में सर्वोच्च हिमालय शिखर कहाँ पर है, भारत के लवणीय जल की विशालतम झील कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप में जीव आरक्षित क्षेत्र ये कहाँ पर है, और दक्षिण भारत का प्रमुख जो है चाय उत्पादन क्षेत्र हमारा पर कौन सा है। तो ये यहाँ पर आपको जो है देखा जाए कि आपको ये मैप दे रखा है और यहाँ पर आपको नंबर भी दे रखे हैं। अब आपको यहाँ पे हमारा पर जो है कि यहाँ पे हमारा पर देखा जाए कि नंबर 1 जो कि हमारा बनता है हमारा पर कंचनजंगा, नंबर 2 जो कि बनता है हमारा पर चिल्का, और नंबर 3 यहाँ पर हमारा पर बनता है ग्रेट निकोबार द्वीप। इसी साथ यहाँ पर बनता है नंबर 4 हमारे पर नीलगिरी पहाड़ी। तो ये इसके आंसर है जो आपको अपना आंसर आपको करने हैं। और इसी तरह अगर यहाँ पे बात की जाए यहाँ पर क्वेश्चन पर दूसरे की, तो क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा सेकंड है। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर कहा जाता है देख नीचे भारत के रेखा चित्र मानचित्र में क्रमांक 1 2 3 4 दर्शाए गए हैं, मुख्य पतन को पहचानिए और उनके सही नाम अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पे हमारे पास बनते हैं पतन, मतलब जहाँ पे हमारा पास जो जल जहाज है तो जल जहाज जहाँ पर अपना आके रुकते हैं वो हमारा पास जगह कहलाती है हमारा पास पतन। जैसे हमारा पास एयरपोर्ट होता है, हमारा रेलवे स्टेशन होता है, वैसे हमारा पास जल जहाज़ों के लिए होता है हमारा पास पतन। तो यहाँ पे हमारा पर जो है कि यहाँ पे हमें अपने आप को कुछ नंबर दे रखे हैं। अब इनके हमें ये कौन सा पतन है हमारा पर आपको ये बताना है। जैसे कि अगर यहाँ पे हमारा बनता है पहला यहाँ पे हमारा बनता है कांडला, दूसरा यहाँ पर बनता है तुतीकरण, और तीसरा यहाँ पे हमारा बनता है विशाखापट्टनम, और नंबर 4 हमारा बनता है मंगलोर। तो ये हमारा पर प्रमुख पतन है। अब बात करते हैं आगे हमारा पर, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन पे हमारा पर 3, क्वेश्चन पे 3 में यहाँ पर हमारा पर कहा जाता है निम्नलिखित में से किस कारण से 1857 का विद्रोह सफल नहीं हुआ। तो 1857 का विद्रोह भारत इतिहास का सबसे बड़ा विद्रोह है और ये विद्रोह क्या असफल रहा। मेन वजह क्या थी, ऑप्शन यहाँ पे हमें दे रखा है संगठन से पहले ही वर्ष इसे कुचल दिया गया, ये उत्तर तथा मध्य भारत तक ही सीमित रहा, विद्रोही नेताओं में अंग्रेजों के विरुद्ध इकट्ठे होकर लड़ने में विश्वास नहीं था, एक संगठित तथा शक्तिशाली शत्रु के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने की संभावना बहुत कम थी। तो यहाँ पे हमारा बनता ऑप्शन यहाँ पे हमारा 4 कि एक संगठित संगठन तथा शक्तिशाली शत्रु के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने की संभावना बहुत कम थी। और ऐसे यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर हमारा पर आगे यहाँ पर नंबर 4, तो नंबर 4 है जो कि हमारा पर कहा जाता है इतिहास के अध्ययन का विषय है। क्या विषय है, पूर्व घटित घटनाएं, समाज तथा संस्कृति के संदर्भ में प्रचलित काल, राजनीतिक व्यवहार तथा शासन व्यवस्था, समाज तथा सामूहिक समूह। तो जो कि हमारा बनता है इतिहास मतलब क्या होता है,
पूर्व घटित घटना है उसके बारे में जानना। और दोस्तों आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं तो पहले आप वो करिए जो आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं, बाद में आप वो भी करिए जो आपको नहीं भी आते हैं। एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, पहले वो करिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। अब बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप वो भी करिए जो आपको नहीं भी आते, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन छोड़ दोगे और छोड़े हुए क्वेश्चन में टीचर आपको मार्क्स नहीं देने वाला, लेकिन आप गलत भी करोगे बना बना भी करोगे तो भी आपको कुछ ना कुछ आपको मार्क्स मिलने के चांस रहते हैं। इसलिए आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। और यहाँ अगर आप शुरू में वो क्वेश्चन करते हैं जो आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं तो ऐसे में टीचर ये मानता है, तो यहाँ पर टीचर है वो ये सोचता है कि पढ़ने वाला स्टूडेंट है, तो ऐसे में सोचता है कि अगर शुरू में सही है तो आगे भी सही होगे। और ऐसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन पे हमारा पर 5 है जो कि कहा जाता है 73वें संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है। कि यहाँ पे हमारा पास संविधान है, संविधान में हमारे पास संशोधन होता है, तो 73वां हमारा पास जो संशोधन होता है किससे जुड़ा हुआ है। हमारा पास नगरीय स्थानीय प्रशासन, निर्वाचन संबंधी सुधार, ग्रामीण स्थानीय प्रशासन, भूमि सुधार, तो जो कि बनता है हमारा ग्रामीण स्थानीय प्रशासन। और ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा पास आगे, तो जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पास 6, क्वेश्चन में यहाँ पे 6 में कहा जाता है 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 का उद्देश्य क्या है। कि यहाँ पे हमारा पास 2002 में 86वां संविधान में संशोधन हुआ था, तो ये किस चीज़ को लेकर हुआ था, जो कि हमारा बनता है 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और तथा अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, इस चीज़ को लेकर। और ऐसे ही हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पास 7, जिसमें यहाँ पर हमारा कहा जाता है मानवतावाद को पुनर्जागरण आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्यों समझा जाता है। तो यहाँ पे मानववाद, कि यहाँ पे मानव को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। मानववाद को पुनर्जागरण का आंदोलन का एक महत्वपूर्ण विशेषता इसलिए माना जाता है क्योंकि मानववाद मनुष्य की सृजनात्मक क्षमता में विश्वास रखता है तथा आनंद और सुख को उसके अधिकार के रूप में स्वीकार करता है। तो ये थोड़ा सा इसका आंसर बनता है, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में हमारे पास 2 नंबर के सवाल है, 1 नंबर सवाल है, तो अगर आप इनके जो ऊपर जो 2-4 लाइनें भी आप कर दोगे तो भी आप यहाँ पे हमारे पास बहुत है। और ऐसे हमारे पास बढ़ता है, और ऐसे हमारा बनता है आगे हमारा पास क्वेश्चन पे हमारा पास 8। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हमारा 8 है, जिसमें हमारा कहा जाता है भारत की दलीय पद्धति की किन्हीं 2 विशेषताओं को उल्लेख करें। कि भारत में हमारा पास कैसे दलीय व्यवस्था है। तो यहाँ पे हमारा पास भारत में कैसे दलीय व्यवस्था है, हमारे पास बहुत दलीय व्यवस्था है, क्योंकि भारत में क्या बहुत सारे हमारे पास दल है। तो ऐसे में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया भारत में, और यहाँ पर केंद्र में सरकार गठन में क्षेत्रीय दलों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। तो ये हमारा पर कुछ खास बात बनती है कि भारत में हमारा बहुदलीय प्रणाली है, जिसमें यहाँ पर हमारा पर जनता के पास बहुत सारी चॉइस होती है और अपनी मर्जी से वो जिस भी दल को अगर चुनना चाहे तो चुन सकती है। और ऐसे में क्या है कि अपना कोई भी दल अपना स्वेच्छाचारी नहीं हो पाता है, और यहाँ पे हमारा पर जनता के पास मौका मिलता रहता है कि उस समय समय पर एक सही दल का चुनाव कर सके। और ऐसे यहाँ पे हमारा पर अगला बनता है सवाल हमारा पर क्वेश्चन पे हमारा पर 9। तो क्वेश्चन पर 9 है, जो कि हमारा कहा जाता है व्यापारिक मार्गों की खोज ज्ञान तथा संस्कृति के विस्तार में किस सीमा तक सहायक रही है। तो यहाँ पे हमारा पर क्या है कि उद्योग क्रांति आई, तो उद्योग क्रांति से हमारे कई सारे अपने जो है नए नए मार्ग खुल गए, नई नई जगहों की खोज होने लगी, ताकि औद्योगिक क्रांति से बना जो प्रोडक्ट है, माल है, उसे कई सारे अपने देशों में बेचा जा सके। और उससे पहले भी हमारे पास कई सारे देशों की खोज हुई। तो जब यहाँ पर जो है कि उद्योग क्रांति आई, तो ऐसे में कई सारे नए नए मार्ग निकाले जाने लगे, ताकि जैसे जैसे अपने कई सारे देशों में पहुँच अपने सामान को बेचा जा सके। तो यहाँ पे हमारा बनता है जैसे व्यापारी मार्गों की खोज में निम्नलिखित प्रकार से ज्ञान और संस्कृति की खोज में सहायता मिली। इससे औद्योगिक क्रांति के विस्तार तथा वस्तुओं के विनिमय में सहायता मिली। यूरोपवासियों का ज्योतिष शास्त्र, गणित, यूनानी दर्शन से परिचय हुआ और ज्ञान का विस्तार हुआ, नए वैकल्पिक मार्ग खोले गए। तो यहाँ पे हमारा पास इसके कुछ फायदे हैं, तो जो कि आप बनाई कर सकते हैं। और ऐसे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पे हमारा बनता है 10। तो क्वेश्चन पे हमारा पास 10 है, जिसमें हमारा कहा जाता है किसी नगर की आश्रित जनसंख्या 12,000 है तथा कार्यशील जनसंख्या 18,000 है, उस नगर की निर्भरता अनुपात की गणना करें। तो जो कि हमारा पास इसका एक फॉर्मूला होता है कि यहाँ पर निर्भरता अनुपात जो कि होता है कि आश्रित जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या से भाग करके हमें परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पे हमारा हिसाब से हमारा पर लगभग 67% का आंसर हमारा पर आता है। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारा पर ऐसे हमारा पर क्वेश्चन पे हमारा पर 11। तो क्वेश्चन पर हमारा पर 11 है, और ये जो सवाल है हमारा पर क्वेश्चन पर 11 जो कि हमारा पर जरूरी सवाल बनता है। तो क्वेश्चन पर 11 है जो कि हमारा पर जरूरी सवाल है, जो कि हमारा पर कहता है भारत के सड़क मार्गों के महत्व संबंधी किन्हीं 4 बिंदुओं का वर्णन करें। तो यहाँ पे हमारा पर जो है मार्ग होते हैं, वो हमारा पर एक सड़क मार्ग, एक वायु मार्ग, एक हमारा पर जल मार्ग। तो ये कुछ हमारा पर
महत्वपूर्ण मार्ग है, जिसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे पास सड़क मार्ग। इसके कैसे क्या फ़ायदे बनते हैं? तो सड़कें साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, कार, बस, ट्रक के माध्यम से घर तक सेवा प्रदान करती है। कि जैसे अब हमारे पास रेल है, तो जो हमारे पास रेल है ये हमारे घर तक नहीं पहुँचाएगी। हमारे पर देखा जाए हवाई जहाज है, वो हमें हमारे घर तक नहीं पहुँचाएगा। हमारे पर देखा जाए जल जहाज है, वो हमारे घर तक नहीं पहुँचाएगा। लेकिन सड़क परिवहन है जो हमें हमारे घर तक पहुंचाता है। ये हमारे घर से हमारा जो एड्रेस है उससे कनेक्ट होता है। और ऐसे यहाँ पर हमारा बनता है इनके निर्माण, मरम्मत तथा रखरखाव, परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में खर्च भी कम आता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जैसे कि हमारे पास हवाई जहाज है, जल जहाज है, या हमारा पास ट्रेनें हैं, तो इन पर खर्चा जो होता है मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। लेकिन सड़क परिवहन में हमारा पास इनके मुकाबले खर्चा क्या होता है, कुछ कम होता है। और थोड़े सामान और कम दूरी की यात्रा के लिए यह सस्ता और सुविधाजनक साधन होता है कि आसपास में कहीं जाना है तो काफ़ी अच्छा है। और रेलवे, हवाई अड्डे तथा पतन तक पहुँचने के लिए हम सड़क परिवहन का ही प्रयोग करते हैं। कि हम घर से निकलते ही सीधा हम अपना जो है कि अपना घर का दरवाज़ा खोला और हमारे सामने एयरपोर्ट है या हमारा पर कोई बंदरगाह है, ऐसा नहीं है। हमें सड़क परिवहन के माध्यम से ही वहाँ तक हमें पहुँचना होता है। और ऐसे अगर बात करें यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पे हमारे पास 12, तो क्वेश्चन 12 है जो कि हमारा बनता है कि भारत का स्वरूप तो संघात्मक है परंतु उसकी आत्मा एकात्म है। तो ये जरूर सवाल है एग्जाम में आने के लिए। और इस कथन के संदर्भ में भारतीय संघात्मक व्यवस्था के किन्हीं 4 एकात्मक विशेषताओं का परीक्षण करें। कि भारत का स्वरूप संघात्मक लेकिन आत्मा एकात्मक है। और यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ आपके सोशल साइंस को लेकर और साथ साथ आपके जो बाकी जो भी सब्जेक्ट है, तो लगभग सभी सब्जेक्ट को लेकर चैप्टर वाइज नोट्स आपको सारे वहाँ पर मिल जाएंगे, जिनसे अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका पास होना 100% पक्का। जी हाँ, अगर आप उन सभी वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, तो आप अपना जो है कि उन सब्जेक्ट में फेल हो ही नहीं सकते। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में दिए गए जो भी आपको सब्जेक्ट है उन्हें जरूर आप देखिएगा। बाकी यहाँ पे हमारा बनता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक लक्षण कि शक्ति विभाजन केंद्र पक्ष में है। कि यहाँ पे हमारा शक्ति का विभाजन है कि सारे से शक्ति किसी एक के हाथ में नहीं है, शक्ति का हमारे पास विभाजन किया गया है। एकीकृत न्याय प्रणाली है। यहाँ पे हमारे पास जो न्याय है, न्याय हमारे पास क्या है, पूरे भारत में एक बराबर है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसकी सजा अपना एक ही मिलेगी, वो दूसरे राज्य में जाके बदल नहीं जाएगी। सबको न्याय बराबर मिलता है। और आपातकालीन प्रावधान भी है। और यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जी हाँ, तो यहाँ पे हमारा पर आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है हमारा पर क्वेश्चन पे हमारे पास 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास कहा जाता है समानता के अधिकार के किन्हीं 4 प्रावधानों को स्पष्ट करें। कि समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, तो उसके बारे में आपको 4 प्रावधान क्या है इसके बारे में आपको बताना है। जैसे कानून के समक्ष सभी बराबर है, राज्य के अंतर्गत रोजगार के अवसरों को लेकर सभी बराबर है, अस्पृश्यता छुआछूत की समाप्ति कर दी गई है और सब क्या बराबर है, नस्ल, जाति, भाषा, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये समानता का अधिकार हमें देता है। और ऐसे हमें हम अपना आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 14, जिसमें हमारा पर कहा जाता है पर्यावरणीय शरण के लिए उत्तरदायी क्रमशः 2 सामाजिक और आर्थिक कारणों का वर्णन करें। कि यहाँ पे हमारा पास पर्यावरण को लेके आपका सवाल पक्का आएगा। जी हाँ, पर्यावरण को लेके आपका सवाल अपना पक्का आएगा। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इनके कारण क्या है और इनके प्रभाव क्या है और इनको रोकने के उपाय क्या है। तो ऑलमोस्ट इनमें से कोई ना कोई एक सवाल आपका पेपर में लगभग 4 नंबर का आता ही आता है। फिलहाल यहाँ पे हमारे पास कहा जाता है कि पर्यावरण का क्षरण, ये हमारा पर्यावरण को क्या हो रहा है, नुकसान पहुँच रहा है, हमारा पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो उसके लिए हमारे पास सामाजिक और आर्थिक जो वजह है वो कैसे है। अगर यहाँ पे हमारी बात की जाए जैसे सामाजिक कारण, तो सामाजिक कारण में जैसा कि वृद्धि है, बदलती जीवन शैली है, जिससे हमारा पर क्या है कि हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर आप आर्थिक कारण की बात करी जाए तो उद्योगीकरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, जिससे उद्योगों से निकला हुआ जो कचरा है वो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है। और यहाँ पर हमारा पर आर्थिक विकास, तो ये कुछ हमारा वजह बनती है जिससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हमारा पर पहुँच रहा है। और इसी तरह अगर हम बात करें आगे यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर हमारा 15 जरूरी सवाल है, जिसमें हमारा कहा जाता है औद्योगिक क्रांति का लोगों के आजकल के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो औद्योगिक क्रांति के आने से कुछ हमारा अच्छा भी फायदा हुआ है और कुछ यहाँ पे हमारा पर नुकसान भी हुआ है। जी हाँ, तो दोनों हमारे फायदे हुए हैं। औद्योगिक क्रांति का लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन पर निम्नलिखित के प्रभाव हुआ है। तो यहाँ पर हमारा अगर बात करी जाए जैसे कि यहाँ पर हमारा
वस्तुओं के उत्पादन को तीव्र और आसान कर दिया गया है कि जो हमारा पर प्रोडक्शन होता है, जो सामान का बनना होता है, तो उद्योग क्रांति के आने से क्या सारा काम वो हमारा मशीनों से हो रहा है, जिससे वो जो चीज़ें हैं वो जल्दी जल्दी बन रही है, इक्वली बनती है और अच्छी क्वालिटी बनती है, काफ़ी जल्दी से हमारा चीज़ें बनकर तैयार हो जाती है। और स्वास्थ्य सेवा का विकास हुआ है, जीवन की गति तीव्र व आसान हो गई है, वस्तुएं मनुष्यों के लिए परिवहन के विकास में सहायक हुए हैं और शहर बड़े व्यवसाय केंद्रों में तब्दील हो गए हैं तथा लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान हुए हैं। तो ये कुछ हमारे फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी है, लेकिन फिलहाल हमें अपना यहाँ पर बताना था अपने कुछ फ़ायदे, तो जो कि हम बता चुके हैं। और आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर अगला जो कि सवाल हमारा बनता है, भारत में औपनिवेशीकरण के विकास के विभिन्न सोपानों का वर्णन करें। तो औपनिवेशीकरण मतलब क्या है कि जो हमारा भारत में अंग्रेज है, अंग्रेजों ने भारत में धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया था, तो वो हमारा क्या बनता है, औपनिवेशीकरण बनता है। तो अंग्रेज भारत में मिशनरी के दम पर आए थे, उन्होंने व्यापार शुरू किया था कि शुरुआत में जो अंग्रेज आए थे वो अपना उनका मेन मोटिव क्या था, व्यापार करना। लेकिन जब उन्होंने अपना भारत के अपने बिगड़े हालात देखे, तो ऐसे में उसका अंग्रेजों ने फ़ायदा उठाया और धीरे धीरे अपना भारत में कब्जा करते चले गए। भारत के राज्यों को जीत कर या अपनी नीतियों जैसे कि विलय नीति भारत के राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया। तो विलय की नीति कह लो या लॉर्ड डलहौजी की नीति कह लो या ऐसे लैप्स नीति कह लो, जिसमें क्या आता है कि मेन बात क्या आती है कि अगर कोई राजा महाराजा या ऐसा कोई व्यक्ति है, अगर वो अपने सगे बेटे के बिना मर जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी अंग्रेजों की हो जाएगी। अगर कोई भारतीय राजा महाराजा अंग्रेजों के नियमों कानून को नहीं मानता है, तो ऐसे में भी उसे अपना अंग्रेजों से युद्ध करना पड़ेगा और अपना क्या है कि हारने पर उसका जो साम्राज्य है वो अंग्रेजों में मिल जाएगा। या फिर अपना कोई अगर राजा महाराजा है, अगर वो ठीक से शासन प्रशासन नहीं कर पाता है, तो ऐसे में क्या है कि अंग्रेज उसे अयोग्य घोषित करते हैं और साम्राज्य को अपने साम्राज्य के में मिला लेते हैं, अपना उसको अपना टेक ओवर कर लेते हैं तरीके से। और इसके अलावा यहाँ पे हमारा औपनिवेशीकरण के बारे में आप लिख सकते हैं कि भूरा जो उसकी नीतियाँ बदल गई थी, भारत के आत्मसम्मान को नुकसान पहुँच रहा था, अंग्रेजों की भारत में फूट डालो शासन करो की नीति कि जी हाँ, जब हमारा भारत में अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया था, तो लगभग हमारा 1905 में जब हमारा बंगाल विभाजन भी हुआ था, तो उस समय अंग्रेजों ने अपनी नीति अपनाई थी, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। तो ये हमारा पर कुछ हिसाब से अपना लिख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी आंसर है आप कोशिश करिएगा कि आप उनके आंसर पॉइंट्स में करिए। जी हाँ, अगर पॉइंट्स पे करेंगे तो ऐसे में आपको जो है कि मार्क्स पूरे पूरे मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप उन्हें निबंध के जैसे कर दोगे, ऐसे पेज भर दोगे, तो ऐसे में टीचर को मौका मिल जाता है कि वो आपके मार्क्स काट सके। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना जो भी आंसर करें, जहाँ तक हो सके आप उसको पॉइंट्स में करने की कोशिश करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 17, क्वेश्चन मेरा पे 17 है, जिसमें हमारा पे कहा जाता है, भारत में जाति प्रथा जैसे मुद्दों से निपटने के लिए हमारे समाज सुधारकों द्वारा किए गए प्रयासों की व्याख्या करें। कि हमारे समाज में कई सारी कमियां थी, बुराइयां थी, इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए हमारे समाज में आए कुछ समाज सुधारक, जिन्हें हम अपना कह सकते हैं सोशल रिफॉर्मर। तो ये जो सोशल रिफॉर्मर थे, जिसमें हमारा पर राजा राम मोहन राय है, हमारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, स्वामी विवेकानंद जी है और कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना हमारे समाज की कई सारी कमियों को दूर किया। तो जैसे हमारा पास जाति पतिव्रता की धारणा का समाज सुधारकों ने विरोध किया। समाज सुधारक जाति प्रथा को अतार्किक और अवैज्ञानिक मानते थे। समाज सुधारकों ने अनुसार यह जात पात मानवता के विरुद्ध है और समाज सुधारकों ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में बड़ी सहायता की। तो कई सारे उन्होंने काम किए, जैसे सती प्रथा को बैन कराया, कन्यावध को उन्होंने बैन करवाया, अपना नारी को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया, विधवाओं को दोबारा शादी करने को लेकर अपना प्रोत्साहन दिया। कई सारे उन्होंने अपना प्रयास किए ताकि अपने समाज में जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, उसको हटाया जा सके। और ऐसी अगर बात करें यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल जो कि आपका टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, क्योंकि 1857 के विद्रोह के ऊपर आपका सवाल पेपर में आना ही आना है कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, 1857 के विद्रोह क्यों असफल हुआ, या 1857 विद्रोह का क्या परिणाम निकल के आया। तो 1857 के विद्रोह के ऊपर लगभग 4 नंबर का सवाल, यह हो सकता है इससे ज़्यादा का आपके पेपर में आ ही जाए। तो इस सवाल को आप अपना अच्छे से आप कर ही लीजिएगा। जैसे यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है कि 1857 से पूर्व औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध होने वाले जन प्रतिरोध आंदोलन के किन्हीं 4 कारणों की पहचान करें कि 1857 का विद्रोह हुआ था। तो इसके पीछे कारण क्या थी।
1857 का जो विद्रोह हुआ तो उसके पीछे कई सारी वजह थी कि एकदम से 1857 को विद्रोह नहीं हुआ। ये एक लंबे समय में जो अंग्रेजों का भारत में जो अत्याचार हो रहा था उसका एक परिणाम था। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कि यहाँ पे अगर बात की जाए जैसे किसानों, जमींदारों, स्थानीय सरदारों तथा राजाओं का शोषण, तो यहाँ पे हमारे पास जो है किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह था। और यहाँ पे हमारे पास जो राजा महाराजा थे तो राजा महाराजाओं को भी अपना जो है कि भारतीय राजा महाराजाओं के साथ भी सहायक संधि, और दूसरा यहाँ पे हमारे पास जो है कि विलय की नीति के तहत उनसे भी उनका साम्राज्य छीना जा रहा था। और इसी तरह यहाँ पे हमारा पास कृषि का व्यवसायीकरण, कि यहाँ पे हमारा पास जो है कि किसान हैं तो जो भी अपना पैदावार करते थे तो अंग्रेज पहले उसको अपना एडवांस में देकर उसे खरीद लिया करते थे, जिससे भारतीय व्यापारियों को ही कच्चा सामान नहीं मिल पाता था। और ऐसे में क्या है कि जो बहुत से व्यापारी थे वो अपना जो बेरोजगार हो चुके थे। और इसी तरह यहाँ पे हमारा पर लगान व अन्य करों की जबरन उगाही थी। लोगों को ये सामाजिक व धार्मिक रीति रिवाजों में भी हस्तक्षेप होने लगा था, कि यहाँ पे हमारा पर जो अपना अंग्रेज आए थे तो अपना भारत में कई सारे लोगों को चाह रहे थे कि वो अपना धर्म छोड़े और अपना जो है कृष्ण धर्म अपना ले। तो जो कि अपना भारतीय लोग नहीं चाहते थे कि वो अपना धर्म छोड़े और कृष्ण धर्म को अपनाए। तो जिस वजह से भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति एक रोष था, एक गुस्सा था, जो कि 1857 के विद्रोह के रूप में फूट कर सामने निकल के आया। इसी तरह अगर आगे बात की जाए तो जो कि हमारे बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 19, और क्वेश्चन पे हमारे पर 19 है जिसमें हमारे पर कहा जाता है, क्वेश्चन पेपर 19 में क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर हमारा कहा जाता है कि वनस्पति संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। किन्हीं 4 कारणों को स्पष्ट कीजिए। कि यहाँ पे वनस्पति का संरक्षण बहुत जरूरी है। वनस्पति यानी कि जंगल, कि जंगल है, जंगल से मिलने वाली जो भी चीज़ें हैं वो सब हमारे क्या होती है, वनस्पति होती है। वनों का संरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि जंगलों से हमारे कई सारी आवश्यकताएं पूरी होती है। जंगलों से हमें अपना ऑक्सीजन है वो मिलती है, जंगलों से हमें लकड़ी मिलती है, जंगलों से हमें अपना कई सारी जड़ी बूटी मिलती है, जंगलों से हमें अपना कई सारे और भी अनगिनत फायदे हैं। तो वनस्पति के अभाव में कई प्राणी और सूक्ष्म जीवन आवास, भोजन व ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाएंगे, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि हमें जंगलों से मिलता है। और जंगल हमारा पर वन्य प्राणियों के लिए उनका घर है, अपना जो पशु है, पक्षी है, उनके लिए घर है। अगर जंगलों काट दिया जाएगा तो उनसे उनका घर छिन जाएगा, और ऐसे में क्या है कि वो जो जीव है वो अपना मर जाएगी। पौधों की जड़ें मिट्टी के अपरदन के कटाव को रोकती है, कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जंगल होते हैं, तो उनकी जड़ें होती है मिट्टी के अंदर काफ़ी गहराई तक होती है, जो मिट्टी को बांध के रखती है, जो बाढ़ के चांस को भी कम कर देती है। अगर बाढ़ आती भी है तो उस बाढ़ के पानी को पी लेती है, जिससे बाढ़ का पानी जल्दी सूख जाता है। और इसी तरह यहाँ पे हमारा पर जो है कि जंगल होते हैं, जंगल बादलों को अपनी ओर खींचते हैं ताकि बरसात हो सके। और इसी तरह हमारा बनता है वनस्पति जल चक्र में भी भूमिका निभाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा पास जो है कि जंगल होते हैं तो जंगलों में हमारे क्या है, पेड़ पौधे, पत्ते हैं। उन पत्तों में क्या होता है, अपना पानी होता है, जो गर्मी से, भाप से हमारा ऊपर हो जाता है, बादल बनते हैं, बरस के फिर से नीचे आता है। और ऐसे हमारा बनता है वनस्पति से ग्रीन हाउस प्रभाव को नियंत्रित होता है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधे पर्यावरण से जो है कि अपना ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इनका अपना लेन देन करते हैं। वनस्पति का शुद्धिकरण कार्य भी करते हैं। तो ये हमारा पर यानी जंगलों का संरक्षण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसे हमारे पर आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 20। तो क्वेश्चन पर 20 है जिसमें हमारे पर कहा जाता है, कल्याणकारी राज्य से क्या अभिप्राय है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किन्हीं ऐसे प्रावधानों को उल्लेख करें जिनका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक समानता को बढ़ावा देता है। तो कल्याणकारी राज्य है, कल्याणकारी मतलब क्या होता है कि कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य होता है जो किसी कुछ गिने चुने व्यक्तियों को फायदा नहीं पहुंचाना चाहता है, बल्कि चाहता है सबका फायदा हो, कि यहाँ पर जो भी जरूरतमंद लोग हैं उन सबका फायदा हो, वो हमारा कल्याणकारी राज्य होता है। तो वह राज्य अथवा देश जो अपने नागरिकों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए कार्य करती है उसे कल्याणकारी राज्य कहते हैं। और निम्नलिखित ऐसे 3 प्रावधानों का वर्णन है जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता के प्रोत्साहन देना है। राज्य देश के भौतिक संसाधनों का देश और लोगों के सामान्य हित में न्यायोचित वितरण करेगा। राज्य संसाधनों का इस प्रकार से वितरण करेगा कि वे कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट कर रह जाए, और समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ये कल्याणकारी राज्य हमारा होता है। और ऐसी अगर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन पे हमारा पर 21, तो क्वेश्चन पे हमारा पर 21 है जिसमें हमारे पे कहा जाता है, भारत के चुनाव आयोग के 4 मुख्य कार्यों का वर्णन करें। तो चुनाव आयोग इलेक्शन डिपार्टमेंट हमारा बनता है, तो जिसके यहाँ पर 4 मुख्य कार्य होते हैं। जैसे अब मतदाता सूची तैयार करना, कि मतदाता सूची तैयार की जाती है जिसमें हमारा पास जो
बहुत से हमारे पास ऐसे मतदाता होते हैं जो लंबे टाइम से वोट नहीं दे रहे होते हैं या दिए गए एड्रेस पर नहीं रह रहे होते हैं और वेरिफिकेशन पे भी उनकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो ऐसे में उन वोटर को लिस्ट से हटा दिया जाता है और जो नए वोटर्स होते हैं उनको ऐड किया जाता है। तो ये मतदाता सूची होती है जिसमें उन्हीं व्यक्तियों के नाम होते हैं जो अपना वोट दे सकते हैं। और चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों व चुनाव कमेटी के लिए आचार संहिता पे दिशा निर्देश जारी करना कि यहाँ पे हमारा पर जो है कि इलेक्शन को लेके जो गाइडेंस होती है वो किस हिसाब से होनी चाहिए, तो वो हमारा चुनाव आयोग तय करता है, जिसे सभी राजनीतिक दलों को फॉलो करना होता है, सभी उम्मीदवारों को फॉलो करना होता है। चुनाव मशीनरी और प्रक्रिया का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण ये होता है कि सारे चुनाव सही से हो रहे हैं नहीं हो रहे, कहीं कोई गड़बड़ी वगैरह ना हो। राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना और तथा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों का चुनाव चिन्ह जारी करना, तो ये जरूरी बात बनती है क्योंकि जो चुनाव आयोग होता है वह कई सारे अपने जो पार्टी होती है उन्हें अपना मान्यता देता है और कईयों की मान्यता रद्द भी करता है। इसके साथ ही अपना जो भी पार्टी है जो भी अपना चुनाव में लड़ रही है, तो जो भी अपना उम्मीदवार है तो उन्हें अपना जो चुनाव चिन्ह देना, तो जो भी अपना पार्टी है जो अपना चुनाव लड़ रही है तो उन्हें अपना जो है कि चुनाव चिन्ह दिया जाता है जो उनकी पहचान होती है उनकी पार्टी की। और ऐसे अगर बात करी जाए हमारा पर क्वेश्चन हमारे पास 22, जिसमें हमारे पास कहा जाता है कि गुट निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है, इसके किन्हीं दो उद्देश्यों की व्याख्या करें। तो गुट निरपेक्षता का मतलब होता है गुट निरपक्ष, किसी भी गुट के पक्ष में ना रहना। इसे हम अपना कहते हैं गुट निरपेक्षता कि किसी भी गुट के पक्ष में ना रहना। गुट निरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ होता है प्रत्येक गुट से अलग अर्थात तटस्थ रहना, अलग रहना। गुट निरपेक्षता की नीति का प्रादुर्भाव शीत युद्ध के दौरान नेहरू, मार्शल टिटो, अब्दुल नासिर के संयुक्त सहयोग से हुआ था और इसके अनेक उद्देश्य थे। विदेशी मामलों में स्वतंत्र विदेशी नीति का अनुसरण करना, अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को सुरक्षित रखना, तो ये गुटनिरपेक्षता हमारा बनता है। और इसी तरह हमारे पर ये हमें अपना एक जो है कि टेबल दे रखी है हमें, जिसमें हमें अपना कुछ महीने दे रखे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ये तापमान दे रखा है और वर्षा दे रखा है। अब इसको हम थोड़ा सा स्टडी करना है, देखना समझना है कि किस महीने में कितना तापमान रहा, कितनी वर्षा रही, और उससे जुड़े हुए यहाँ पे हमारा पर सवाल है और जो कि बहुत आसान है और जो कि हमें हमारे पास 3 नंबर के हमें लगभग मिल जाते हैं। कि जैसे यहाँ पे हमारा कहा जाता है कि तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कि कहा जाता है कि अपना स्थान का औसत वार्षिक तापमान तथा वर्ष की गणना करें। तो यहाँ पे हमारा पर जो है कि एक हमारा बनता है तापमान और एक हमारा गलते बनता है वर्षा। कि यहाँ पे हमारा तापमान है, जितने भी तापमान है आप इन सबको जोड़ दीजिए और इसे 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर इसका जो है कि औसत एवरेज है वो निकल आएगा। ऐसे ही वर्षा है, जितनी भी वर्षा है यहाँ पे हमारा पर जनवरी से लेकर दिसंबर तक, इन सबको आप अपना जोड़ दीजिए और जोड़कर अपना इसे भी हम क्या करेंगे अपना 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 से डिवाइड करके हमारा इसका भी अपना जो एवरेज है हमारे पर वो अपना आ जाएगा। और ऐसे ही हमारे पर कहा जाता है कि अपना स्थान कहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कितने महीने होती है। तो यहाँ पे हमारा पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जो कि हमारे पर देखा जाए, एक तो हमारे पर बनता है इसमें बनता है, एक हमारा इसमें बनता है, एक इसमें हमारा बनता है, और एक हमारा यहाँ पर बनता है, और एक हमारे पर यहाँ बनता है। तो ये हमारे पर जो है बनता है हमारे पर मई, जून, जुलाई, और यहाँ पर हमारा बनता है अक्टूबर, नवंबर। तो ये वो महीने हैं जिसमें यहाँ पे हमारा पर क्या है कि वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो जो कि कुल मिला के हमारे कितने हैं, 5 हमारा पर महीने हैं। और ऐसे हमारा पर कहा गया है यहाँ पर किसान का किस प्रकार की जलवायु संबंधित परिस्थितियों को दर्शाता है, जो कि उष्ण और नरमी की यहाँ पे बताता है। कि यहाँ पे शुरू में अपना देखा जाए कि गर्मी है, उसके बाद फिर बरसात शुरू हो गई है, उसके बाद फिर धीरे धीरे अपना लास्ट में टेम्परेचर कम आया है। तो ये हिसाब से अपना उष्ण और गर्मी के बारे में दिखाया गया है, उष्ण और नमी। और ऐसे यहाँ पर अगर बात करी जाए पर क्वेश्चन पर हमारे पास बनता है 24। क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा कहा जाता है कि राज्यपाल के शक्तियों तथा कार्यों की व्याख्या करें। तो यहाँ पर आपका प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये हमारा पर महत्वपूर्ण हमारा पर विषय है, टॉपिक है कि जिसके ऊपर आपका कोई ना कोई एक सवाल जरूर आगे आएगा कि उनकी शक्ति, उनके कार्य बताइए कि उनकी शक्ति क्या है, उनके कार्य क्या है। तो ये इस चीज़ को लेके आ जाता है। फिलहाल यहाँ पे हमारा पे क्या है, राज्यपाल को लेकर आया है कि राज्यपाल की शक्ति क्या है, उसके कार्य क्या है। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री को लेकर आ जाए, तो राज्यपाल के यहाँ पे शक्ति और कार्य यहाँ पर आपको बताने हैं। तो यहाँ पे हमारा पे कार्यपालिका शक्ति बनती है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है कि जो राज्य में हमारा पर जो राज्य सरकार बनी होती है, तो ऐसे में शपथ लेने का काम मुख्यमंत्री को कौन करता है, हमारा पर राज्यपाल। ऐसे ही विधायक शक्ति बनती है कि वह राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन
को संदेश भेज सकता है। वह मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा को भंग कर सकता है। वित्तीय शक्ति बनती है कि कोई भी धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बगैर राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। और न्याय शक्ति बनती है कि राज्यपाल राज्य के प्रधान के रूप में राज्य अधिकार क्षेत्र के तहत किसी भी दंडित व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, वह किसी भी दंड को स्थगित कर सकता है। और ऐसे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है हमारा पर भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 चुनौतियों के बारे में बताइए। तो भारतीय लोकतंत्र सामने वैसे देखा जाए कई सारी चुनौतियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा बनता है जैसे गरीबी, निरक्षरता, भ्रष्टाचार और कई सारी ऐसी वजह है जैसे आतंकवाद या कई चीज़ें हैं जो भारत के लोकतंत्र के लिए एक चुनौती का काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हिंसा, तो ये कुछ हमारे पास वजह है जिससे अपना भारत में लोकतंत्र को खतरा बना रहता है। और ऐसे हमारे बनता है क्वेश्चन पे हमारे पास 26 क्वेश्चन 26 में हमारे पास कहा जाता है पुरापाषाण से लोह युग तक का मानव सभ्यता के विकास की रूपरेखा लिखिए। ये पुरापाषाण काल बोल क्या होता है हमारे पास स्टोन एज, पत्थर का युग, जब मनुष्य अपना पत्थर युग में था, अपना सब कुछ अपना उसकी ज़रूरतें अपना क्या थी, सिर्फ अपने जिंदा रहना है, जिंदा रहने के लिए शिकार करना है और शिकार होने से बचना है। तो उस युग से लेकर अपना लोह युग तक का जो सफ़र है आपको उसके बारे में बताना है। पॉलिश किए हुए औजार जैसे कुल्हाड़ी, भाले, धनुष, बाण, नवपाषाण काल में ही पहिए की खोज करी, आग का आविष्कार भी हुआ, पशुपालन भी किया, खेती बाड़ी भी करी। तो कई चीज़ें हैं जो कि आप इसमें अपना बना के अपना कर सकते हैं। और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा बनता है 27 बनता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 है जिसमें हमारा कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की व्याख्या करें। तो सर्वोच्च न्यायालय जो कि देश का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, जिसे अपना हम कहते हैं अपना सुप्रीम कोर्ट SC। तो इसके हमारे पास कुछ क्षेत्राधिकार होते हैं, जैसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, निम्नलिखित विषयों से संबंधित मुकदमे उसके अंदर आते हैं। केंद्र राज्यों के झगड़े, राज्यों के मध्य आपसी झगड़े, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, ये कुछ हमारा पास बनते हैं सर्वोच्च न्यायालय के। और ऐसे हमारे पास कुछ अपीलीय अधिकार क्षेत्र भी आते हैं, कुछ मंत्रणा संबंधित अधिकार है वो भी हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय में हमारे पास आते हैं। तो आप इनको अपना जो है डिटेल में अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा पास बनता है हमारा पास आगे जो है कि एक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बनता है जो कि आपके लिए जरूरी सवाल है, जो कि हमारे पास महात्मा गांधी है। तो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ कोई ना कोई एक सवाल आपका पक्का आएगा। हो सकता है ऐसे योग आंदोलन आ जाए, दांडी मार्च यात्रा आ जाए, जिसे अपने हम सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक पार्ट मानते हैं। ऐसे भारत छोड़ो आंदोलन है उसको लेके आ जाए, स्वदेश बहिष्कार को लेके आ जाए, तो गांधी जी के ऊपर भी कोई ना कोई एक सवाल अपना आता ही आता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका का विश्लेषण करें कि देश की आज़ादी में महात्मा गांधी का क्या योगदान है। तो देश की आज़ादी में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि महात्मा गांधी ने कई सारे लोगों को एक किया और अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे महात्मा गांधी की सबसे उल्लेखनीय भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करना था। और ऐसे आंदोलन उन्होंने चलाया था। नमक कानून है वो भी अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने शुरू किया था, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक पार्ट अपना मान सकते हैं, जो कि गुजरात के साबरमती आश्रम से लेके हमारे दांडी मार्च तक पैदल यात्रा करी थी। और अंग्रेजों का एक समय कानून था कि भारत में नमक नहीं बनेगा, तो इस कानून का अपना गांधी जी ने तोड़ा, ये भारत में नमक बनेगा। और ऐसे यहाँ पर उन्होंने स्वराज और स्वशासन की मांग करी, उन्होंने खिलाफत आंदोलन का सभी समर्थन किया। इसी के साथ यहाँ पर हमारा बनता है लास्ट क्वेश्चन जो कि जरूर सवाल है कि यहाँ पर हमारा पर कहा जाता है हमारा पर क्वेश्चन पर यहाँ पर 29 में भारत में गन्ने के उत्पादन के लिए आवश्यक किन्हीं 5 भौगोलिक दिशाओं का संक्षेप में वर्णन करें। तो यहाँ पे हमारा होता है गन्ना, यानी कि आपका गन्ना, एक आपका चावल, एक यहाँ पर बनता है गेहूँ। तो इन तीनों में से कोई ना कोई आपके पेपर में आने का चांस सबसे ज़्यादा बनता है कि इनके लिए कैसे भौगोलिक स्थिति होनी चाहिए, कैसे मिट्टी होनी चाहिए, कितनी बरसात होनी चाहिए, कैसी अपनी ऋतु होनी चाहिए। तो इस चीज़ को लेके आपका सवाल आपका बनता है कि आपका गन्ना, आपका अपना चावल, आपका गेहूँ, तो ये कुछ 3 टॉपिक है, 3 में से आपके कोई ना कोई पेपर में आए। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा गन्ना है, तो गन्ने के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि गन्ने के लिए कैसे क्या हमारा पर एक परिस्थिति बनती है। तो यहाँ पर तापमान की बात करी जाए तो तापमान हमारे पर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वर्षा की बात की जाए तो वर्षा में हमारा पर गन्ने की खेती के लिए काफ़ी पानी चाहिए होता है, जो कि 75 से 50 सेंटीमीटर हमारा पास वार्षिक होना चाहिए। और इसी तरह यहाँ पे हमारा पर जो है कि मिट्टी है, तो मिट्टी भी हमारे पास देखा जाए इसके लिए एक ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें अपना हमारा पास प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस हो। और ऐसे यहाँ पर हमारा पर इसमें हमारा पास श्रमिक बनता है लेवल और वितरण बनता है हमारा पास 3 भागों में भौगोलिक क्षेत्रों में गन्ना पाया जाता है। तो इस हिसाब से आपको अपना जो है कि आंसर आपको करने हैं। और यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे आप पॉइंट्स में करिए, बना के क्वेश्चन कोई भी मत छोड़िएगा। और हमारे प्लेलिस्ट में आपके जो भी सब्जेक्ट है उन सबको अपना जरूर देख लीजिएगा। ये सारे वीडियो आपको बिल्कुल फ्री है, आपसे किसी पैसे डिमांड नहीं की जाती।
बस हम ये चाहते हैं कि आप इनसे अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, अपना भविष्य उज्ज्वल बनाइए और अच्छे नंबर से पास होइए। और दोस्तों, इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। बाकी दोस्तों, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।